घमंडी जेठानी का मेहंदी लहंगा ब्लाउज। जूलिया अपने 4 बेटों और एक बहू के साथ रहती थी। जूलिया की बहू कियारा बहुत ही अमीर परिवार की थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घमंडी थी। बहू, दोपहर का 1 बज रहा है, अभी तक तूने सफाई भी शुरू नहीं की है। सासू मॉम, मुझे ना अपने घर से ही 1-1 बजे उठने की आदत है। उसके बाद मेरे वर्कआउट, स्किन केयर, ये सब रूटीन्स हैं। आप तो जानती ही हो, मैं ये सफाई वफाई बिल्कुल भी करना नहीं जानती हूँ, तो आप इस सब की उम्मीद मुझसे ना ही रखें तो अच्छा होगा। अरे बहू, हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। तेरे जो शौक और रूटीन थे वो शादी होने के साथ साथ तेरे घर में ही रह गए। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है बुढ़िया? मेरी खूबसूरती और फिटनेस का ख्याल तो मैं हर जगह रखूंगी, समझी आप? अगर आपको सभी काम टाइम से हुए चाहिए तो घर में एक नौकर रख लीजिए। हाँ हाँ महारानी, और उस नौकर को पैसे तू अपनी जेब से देगी? मैं क्यों दूंगी? काम आपको करवाने तो पैसे भी आप ही दोगी। दोनों सास बहू में इसी तरह से अनबन शुरू हो गई। घर में नौकर चाकर रखना मेरे बस की बात नहीं है, और तुझे झेलना भी मेरे बस की नहीं है। तो आप क्या करेंगी? तू बस देखती जा। जूलिया ने अपने छोटे बेटों के लिए भी लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी। कियारा ने उसे अपने ही जैसी बड़े घरानों की लड़कियों के बारे में बताया, लेकिन जूलिया ने कसम खा रखी थी कि वो अपनी बड़ी बहू जैसी कोई बहू नहीं लेकर आएगी। इसीलिए उसने साधारण घरानों की 3 शरीफ लड़कियां देखकर अपने तीनों बेटों की शादी उनसे करवा दी। क्या सासू मॉम, अपनी ही तरह कंगली लड़कियों को आप इस घर की बहू बनाकर ले आई? अरे इनसे अच्छी तो मेरी सहेली लवली ही थी। कम से कम भर भर के दहेज और रंग रूप तो लाती। सिर्फ दहेज और रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, और ये बात मैंने तुझे बहू बनाकर जान ली है। जूलिया ने कियारा के मुंह पर अपने जवाब से करारा थप्पड़ मारा। कियारा को अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो अपनी देवरानियों से भी चिढ़ने लगी। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद मोना के पास एक कॉल आया। जी हाँ, मैं मोना ही बोल रही हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, जी हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। बहू, कौन था फोन पर? माँ, वो मैं ना शादी के पहले एक मेहंदी का इंस्टीट्यूट चलाती थी। मैं वहाँ बच्चों को मेहंदी सिखाती भी थी और मेहंदी लगाती भी थी। आप तो ये बात जानती ही हो। हाँ मैं जानती हूँ। तो वो आज ना मुझे एक ब्राइड के मेहंदी लगाने जाना है। वो ना मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। उन्हें मेरे सिवा किसी के हाथ की मेहंदी पसंद नहीं है, तो क्या मैं... इससे पहले जूलिया कुछ बोलती, वहां पर उसका मजाक बनाती हुई कियारा आ गई। तुम लोग कितने भिखमंगे हो, जरा से पैसे कमाने के लिए तुम घर घर जाकर मेहंदी लगाया करती थी। मुझे हंसी आ रही है। कभी मेरे घर आ जाती, तुम्हें एक बार में ही इतना दे देती कि तुम्हें ऐसे मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कियारा खूब मोना का मजाक बनाने लगी कि तभी पीछे से किरण आ गई। जिन्हें सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल जाता है ना, उन्हें काम करके कमाने वाला भिखमंगा ही लगता है। एक बात जान लीजिए जेठानी जी, किसी भी बात का इतना घमंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और कब किसकी किस्मत चमक जाए ये कोई नहीं जानता। अरे तुम्हारे जैसे लोग बस यही बातें करते हैं अपने दिल को समझाने के लिए, और तू सबसे ज्यादा समझदारी की बातें करती है। मैंने ऐसा कब कहा? तूने क्या कहा और क्या नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तेरी बात और गधे की लात बस एक बराबर है। हाँ तो सासू मॉम, गधे की लात कभी खाकर देखना, बड़ी तेज लगती है। क्यों, तूने खाई है? बोल बोल, चुप क्यों हो गई? आपसे तो कोई भी बात करना बेकार है। बेकार है तो तू अपने कमरे में जा, समझी? तुझे आराम की जरूरत है। कियारा चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। मोना दीदी, क्या आप किसी की मेहंदी लगाने जा रही हो? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? दरअसल मुझे भी मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो इसी बहाने आपकी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों को कुछ पैसों का काम भी। और मैं भी चल सकती हूँ क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो साथ चलते हैं। जूलिया ने भी अपनी बहुओं को जाने की इजाजत दे दी। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही अच्छी और समझदार थी। वो तीनों शरीफ थी और अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझती थी। लेकिन कियारा उन तीनों से ही बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और हमेशा उनसे जली कटी बातें करती ही रहती थी। ये क्या? ये आज के ब्रेकफास्ट में क्या बनाया गया है? जेठानी जी, पराठा और अचार है, माँ का मन कर रहा था। हो गॉड, ऐसा नाश्ता करवा कर क्या मुझे भैंस बनाने का इरादा है?
तुम ही खाओ ये ऑयली नाश्ता, मैं तो कुछ लाइट ही खाऊंगी। मेरे लिए एग्स को बॉईल कर दो। अभी करती हूँ, पहले सभी के लिए पराठे बना दूं? नो, मुझे अभी एग्स चाहिए। अरे तुम पहले इसकी सुन लो। अच्छा ठीक है। कियारा चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। मम्मी जी, क्या जेठानी जी शुरू से ही इतनी गुस्सैल हैं? हाँ, थोड़ी सी तो गुस्सैल ये पहले से ही थी, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद से थोड़ी ज्यादा गुस्सैल हो गई है। खैर तुम उसके ऊपर ना ध्यान मत दिया करो। मोना ने कियारा के लिए अंडे उबाल दिए और उसे दे आई। महीनों से घर में यही सिलसिला जारी था। नोक झोंक का माहौल हमेशा ही बना रहता था। इसी नोक झोंक के बीच एक दिन कियारा के घर से दावत आई। मैं तुम जैसे भिखमंगों को अपने घर कभी भी नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मी जी, आपकी इन बहन जी जैसी बहुओं को देखकर तो मेरे रिश्तेदार मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। हम जाना भी नहीं चाहते हैं। अपनी मम्मी के बर्थडे की पार्टी में तू ही जा और खुश रह। जब तक ये 3-3 आपके जैसी बुढ़िए इस घर में हैं, तब तक मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? कुछ बोला क्या तूने? नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। कियारा इतराती हुई अपने कमरे में चली गई और उसने एक बहुत ही महंगा उसकी मम्मी का दिया हुआ लहंगा निकाल लिया। आज तो मैं मॉम का दिया हुआ गिफ्ट ही पहन कर जाऊंगी। कियारा ने उसे जैसे ही खोलकर देखा तो उसका ब्लाउज पीछे की तरफ से जगह जगह से कटा हुआ था, जैसे उसे चूहे ने कुतर दिया हो। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? कियारा उसे हाथ में लेकर रोने लगी। उसकी रोने की सिसकियां सुनकर तीनों देवरानियां और जूलिया वहां आ गए। क्या हुआ जेठानी जी? शट अप, दिखाइए तो सही। मोना ने उसके हाथ से ब्लाउज ले लिया। अच्छा तो ये बात है, इस ड्रेस को मैंने एक बार भी नहीं पहना था। इस तरह रोइए मत, हम कुछ करने की सोचते हैं। तुम क्या करोगी? तुम्हें तो बस कोन चलानी आती है। कियारा ने रोते हुए ये बात बोली। उसकी बात सुनते ही दिया को आइडिया आ गया। अरे एक तरीका है, क्यों ना हम जेठानी जी का मेहंदी लहंगा ब्लाउज बना दे। ये इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंडी है। सभी को उसका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने उस ब्लाउज के उस कटे हुए हिस्से को निकाल दिया और कियारा के शरीर पर थोड़ा मेहंदी से डिजाइन बनाया। उसके बाद फटे हुए ब्लाउज के हिस्से को काटकर आगे का हिस्सा जोड़ दिया और उसे पतली डोरी से रोककर कमर पर बड़ा ही सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बना दिया। अब देखो जेठानी जी। कियारा ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसे अपने किए पर भी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तो पैसे के घमंड में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। कोई नहीं जेठानी जी, हमने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। तुम्हारा शुक्रिया। तो चलो मम्मी जी, देवरानी जी, साथ साथ माँ के बर्थडे में चलते हैं। प्लीज मना मत करना, ये मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। जूलिया मुस्कुराने लगी। पूरा परिवार तैयार होकर खुशी खुशी पार्टी में गया और सभी ने खूब एंजॉय किया। उस दिन के बाद से कियारा ने कभी भी जली कटी बातें नहीं की और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। सुरभि और रमेश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को कोई भी जरिया नहीं था। उनका हंसता खेलता मेहनत किया हुआ खेत बर्बाद हो जाता है सिर्फ एक मानसून की बारिश की वजह से। दरअसल बारिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बांध के टूटने से गांव में सैलाब आ जाता है, जहां कई किसानों के खेत बर्बाद हो चुके थे। उसी में सुरभि और रमेश भी शामिल थे। उनकी 2 छोटी बेटियां थी, साक्षी और शिवानी, जिनकी उम्र 10 और 12 साल की थी। कई दिनों तक तो वो भूखे पेट रहकर सिर्फ पानी पीकर सोया करते थे। फिर एक दिन शिवानी कहती है, माँ, पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। कल शाम को आपने सिर्फ गुड़ खिलाया था, वो भी मांग कर। कुछ खिला दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ ना। तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कैसा पिता हूँ, अपनी दोनों बेटियों का पेट भी नहीं पाल सकता हूँ। तुम्हें भी मैंने कब से भूखा रखा हुआ है। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मैं क्या करूँ। अजी, आप कमजोर पड़ जाएंगे तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर से बच्चों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, मैं और साक्षी चले जाते हैं। आज मंगलवार है, मंदिर पर भंडारा हो रहा होगा, तो हम वहाँ से कुछ ले आते हैं। हाँ माँ, ठीक है, आराम से जाना। ये कहकर सुरभि की दोनों बेटियां मंदिर की ओर अग्रसर होती हैं, पर बीच रास्ते में उन्हें 100 का नोट मिल जाता है। अरे, ये 100 रुपए किसके हैं साक्षी? यहाँ तो कोई आसपास दिख भी नहीं रहा। अब हम ये किसे लौटाए?
वो बेचारा ढूंढ रहा होगा। अरे कोई ढूंढ रहा होता तो अब तक आ जाता। मुझे तो लगता है भगवान जी ने हमें मंदिर पहुंचने से पहले ही प्रसाद दे दिया। अब इससे रोटी सब्जी खरीद लेते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने। दोनों बहनें 100 रुपए के नोट को लेकर होटल की ओर बढ़ती हैं। इतने में धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है, जहां उसे एक औरत भुट्टे देते हुए दिखाई देती है। भुट्टे ले लो भुट्टे, चटपटे नींबू मसाला लगाकर भुट्टे ले लो। इस बरसात में भुने हुए भुट्टे का लुत्फ उठाओ। आइए आइए, 20 रुपए का एक, 20 रुपए का एक भुट्टा। अरे वाह, ऐसे बरसात के मौसम में भुना हुआ भुट्टा, वो भी इतना सस्ता। साक्षी, हम खाना ले जाने से अच्छा है यही लेकर चलते हैं मम्मी पापा के लिए। वो तो मुझसे भी रुका नहीं जा रहा, बहुत खुशबू आ रही है भुट्टे की। चलो हम 2 भुट्टे खरीद ही लेते हैं और बाकी के पैसे मम्मी को ही दे देंगे। हाँ चल, आप मुझे 2 भुट्टे दे दीजिए। ये लो बच्चों। उस भुट्टे वाली औरत से भुने हुए भुट्टे लेकर दोनों बहनें घर की ओर चलती है और घर जाकर एक टोकरी में रख देती है और दोनों बहनें हाथ धोने लगती है। वहीं सुरभि उन भुट्टों को टोकरी में से उठाती है और इतने में दोनों बोलने वाले भुट्टे हवा में उड़कर कहते हैं, कैसी हो सुरभि? हमें देखकर आश्चर्यचकित मत होना, हम तो ज्यादा ही बोलने वाले भुट्टे हैं। हाँ देखो हमें कौन लेकर आया है, तुम्हारी दोनों बेटियां। उन्होंने रास्ते में पैसे पाए थे जिससे उन्होंने एक औरत से हमें खरीद लिया और अब हम तुम्हारे पास आ गए। ये सब तो ठीक है, पर तुम हमारे घर में कैसे? मतलब क्यों? तुम ही हमें क्यों मिले? क्योंकि हम जादुई भुट्टे जरूरतमंद लोगों के पास अपने आप पहुंच जाते हैं। तुम इसे एक करिश्मा भी समझ सकती हो। हम खाली जगह को भर देते हैं। तुमने हमें इस टोकरी में रखा था ना, इस टोकरी में अब तुम्हें भुट्टे ही भुट्टे नजर आएंगे। ये देखो जादू। जादुई भुट्टे के कहते ही जिस टोकरी में वो थे उसमें भुट्टे ही भुट्टे आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। क्या ये सारे भुट्टे हम खा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। तुम्हारे घर के और भी जरूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ। क्या हमारे घर में 2 जादुई भुट्टे हैं? अगर ऐसा है तो मैं इन जादुई भुट्टों को आटे की कनस्तर में रख देता हूँ, तो फिर खाली कनस्तर आटे से भर जाएगा ना। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना, क्या वो सच है माँ? हाँ बेटा, जादुई भुट्टे हैं जो तुम दोनों लेकर आई हो। ये अब तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सुनो जादुई भुट्टे, जरा मेरे पास आओ। बेटा ये तू क्या करने वाली है, जरा मुझे भी तो बता। वही पिताजी जो अभी आप करने वाले थे। फिर रमेश आटे के कनस्तर में एक जादुई भुट्टा रख देता है जिससे वो आटे का कनस्तर पूरा आटे से भर जाता है। वहीं साक्षी भी अपने पैसों के बक्से में भुट्टे को रख देती है और जादुई भुट्टे के जादू से भुट्टा निकालने के बाद उस बक्से में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। ये देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारे घर में इतने सारे भुट्टे और इतने सारे पैसे। शुक्रिया जादुई भुट्टो, हमें बहुत भूख लग रही है, अब हमें खा लेना चाहिए। हाँ हाँ, खाओ। फिर सभी लोग भुने हुए भुट्टों का जी भरकर मजा लेते हैं। इसके बाद गरीब माँ बेटी जादुई भुट्टों को जगह जगह रखकर अपने रसोई का राशन भर लेती है। इससे उनकी खाने की परेशानी तो खत्म हो जाती है। अगले दिन सुरभि कहती है, क्यों ना इन भुट्टों को हम बाजार में बेचें? हाँ बिल्कुल, मैं एक नए काम की तलाश करता हूँ, तुम अपनी बेटियों को अपने साथ रखना। जी, करती हूँ। कुछ देर बाद सुरभि अपनी दोनों बेटियों को बाजार में साथ लेकर जाती है और उन जादुई भुट्टों से मिले भुट्टों को बाजार में भुनकर बेचने लगती है। इतने में बरसात भी शुरू हो जाती है। भुट्टा ले लो भुट्टा, ताजा ताजा भुट्टा ले लो और भुट्टा भूनकर खाओ। अरे कैसे दिए हैं ये भुट्टे? बहन 20 रुपए का एक भुट्टा है। अरे इतने बड़े भी नहीं है भुट्टे, जरा सही दाम लगाओ वरना रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। आजकल सस्ते हो गए हैं और जी उठ गया है बरसात में खाते खाते। ये कहकर वो औरत चली जाती है। सुरभि अपनी दोनों बेटियों के साथ भुट्टा बेचती है, मगर सुबह से शाम हो जाता है मगर भुट्टा कोई भी नहीं लेता। तीनों घर वापस आकर कहती हैं, हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल भी भुट्टों की बिक्री नहीं हुई है, अब क्या करूं? माँ, मुझे लगता है हमें भुट्टों की जगह स्वीट कॉर्न चाट बनाकर देनी चाहिए, मतलब भुट्टे के दाने की चाट। पर बेटा, इस नाम से भुट्टों के दानों को कोई नहीं जानता, तो हमें भुट्टों की चाट बोलकर ही काम चलाना होगा। ठीक है माँ, तो हम ऐसे कर लेते हैं, उसमें टमाटर प्याज मसाला डालकर बेचेंगे। ये कहकर उसकी बेटियां स्वीट कॉर्न चाट बनाती हैं और बनाने के बाद बाजार में बेचती हैं।
आइए आइए, चटपटी भुट्टे की चाट का मजा लीजिए। सिर्फ 10 रुपए 10 रुपए। नींबू डालकर खाइए भुट्टे की चाट। आइए आइए। बरसात में भुट्टे की चाट का मजा सिर्फ यहाँ और कहाँ। मेरे मुंह में तो भुट्टे के दाने को देखकर पानी आ गया। मुझे इसकी चटपटी चाट चाहिए। प्लीज आप मुझे 2 प्लेट दे दीजिए। सुनिए, मुझे भी 1 प्लेट चाट दे दीजिए। ये लीजिए। मेरी रेडी पर तो भीड़ बढ़ गई। शुक्रिया शिवानी बेटा। अरे माँ, ये सब छोड़िए, ग्राहकों को चाट खिलाते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते सुरभि के भुट्टो की चाट को खाने के लिए बरसात में भी लोगों की लाइन लग जाती है, जिससे फटाफट से भुट्टो की चाट खत्म हो जाती है और साक्षी कच्चे भुट्टो को उबालती है और दोबारा से उनमें नींबू, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ काट कर मसाला डालकर तैयार कर देती है, जिससे वो और भी ग्राहकों को दे देती है और गरीब माँ बेटी की कमाई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद कई दिन तक उनका ये काम बहुत जोरों शोरों से चलता है, इतना कि वो फेमस हो जाते हैं। भुट्टो की चाट को बेचने से उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। घर को भी वो दोबारा से बनवा लेते हैं। रमेश को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। फिर एक दिन सुरभि जादुई भुट्टो से कहती है, जादुई भुट्टो, तुम दोनों की वजह से हमारा जीवन सफल हो गया, आसान हो गया। तुमने हमारी गरीबी को खत्म कर दिया। कहा हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अगर तुम नहीं होते तो हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। उन सब के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, मैं और मेरा भाई हमेशा अच्छे लोगों की मदद करने खुद पहुंच जाते हैं। अगर भविष्य में फिर कभी भी हमारी जरूरत होगी तो हमें याद जरूर करना, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, हमें भूलना मत। अब हम चलते हैं। तुम जा रहे हो जादुई भुट्टे, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। हमें भी आएगी। इतना कहते ही जादुई भुट्टे अदृश्य होकर किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाते हैं और सुरभि अपनी बेटियों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।